हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। कल हम लोगों ने क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन्हीं को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब क्या है कि 6 की पावर n जो है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कभी ऐसा होगा कि यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आए। अगर देखो बच्चों, हम 6 की पावर 1 लिखते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास 6 आएगा। 6 की पावर 2 अगर हम लोग रखते हैं, n की वैल्यू को मैंने अगर 2 लिया तो कितना आएगा, 36 आया। तो मतलब हम n की वैल्यू कोई भी रखें, 1 2 3, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो 6 की पावर n में क्या कभी ऐसा होगा कि कभी डिजिट 0 आए? तो डिजिट 0 कब आ सकती है, अगर वो नंबर डिविजिबल हो किससे, 10 से। डिविजिबल बाय 10 अगर होगा तो ही वो नंबर के पीछे 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 की पावर n आ रहा है, इसके फैक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए, 2 and 5 बोथ मस्ट बी फैक्टर ऑफ 6 raised to power n। लेकिन 6 raised to power n के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 into 3 इसकी पावर n। तो 2 तो हमारे पास आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो ऐसा कभी भी हैपन नहीं होगा कि 6 raised to power n में कभी भी डिजिट 0 आए एट वन प्लेस। बट इट, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये कंपोजिट नंबर है। हमें एक्सप्लेन करना है बच्चों कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट वाला क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 into 11 इंटू 13 प्लस 13 है, राइट। हमारे पास इस तरीके से 2 टर्म्स आ रही हैं। तो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, लिख लेते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया, 7 into 11 प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 into 7 into 11 77 प्लस 1 क्या बन गया ये, 13 into 78। अब बच्चों आपको पता ही है कि 78 को भी हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 78 को 2 से डिवाइड होगा, ये 2 3 जा 9 जा। अब कितने पे जाएगा ये, 3 पे 1 3। अब 13 हमारा प्राइम नंबर है तो 13 पे जाएगा। तो हम इस पार्ट को लिख पाएंगे 13 into 2 into 3 into 13। As we can see from this prime factorization, इस पार्ट के, इस नंबर के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 3 and 13। तो जब इसके इतने प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब सेकंड पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में बच्चों हम क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या बन गया हमारे पास, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस 1। इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, 5 into इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग सबकी। इन सबकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही है 1008 प्लस 1। क्या बन गया ये, 5 into
1009. 1009 is a prime factor, prime number. तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला जो नंबर है हमारे पास, इसके फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं 5 into 1009. तो इसके भी मोर देन वन, इसके अलावा इसके और दो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया. आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. There is a circular path around a sports field. Okay, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, suppose करो बेटा हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, दो लोग हैं, एक सोनिया है एक रवि है, दोनों इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं. तो सोनिया एक राउंड को लगाने में 18 मिनट्स ले लिया, लेकिन जो रवि है वो एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगा रहे हैं. हमें बताना है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया किसी पॉइंट से, तो सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में वो दोनों जा रहे हैं. रवि जल्दी से अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें बताना है कि ऐसा कब होगा कि दोनों सेम पॉइंट पे, एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे वो एक साथ फिर से मिलेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, तो हम 18 and 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं. देखते हैं. 2 9 3 पे, फिर से 3 पे 1. हम 18 को क्या लिख पा रहे हैं? 2 into 3 into 3 into 1. इन द सेम वे हम 12 का भी निकाल लेते हैं. प्राइम फैक्टर्स 6, फिर से 2 पे 3, फिर से 3 पे 1. तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 into 1. एलसीएम निकालना है हम लोगों को. एलसीएम कल हम लोगों ने एलसीएम के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. आई होप सबको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा. जो चीज कॉमन है हम उसको लिख लेंगे पहले. अब जो नॉन कॉमन नंबर्स बचे हैं उनको भी लिख लेते हैं. ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? 36. तो आफ्टर 36 मिनट्स they will meet at the same time, at the same point. After 36 minutes they will meet again. Okay, तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरम 1.2. क्या कहती है थ्योरम 1.2? लेट P be a prime number if P divides A square. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. Okay, suppose किया हम लोगों ने A कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और P हमारे पास कोई प्राइम नंबर है. If A square divided by P, अगर इसका रिजल्ट हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारे पास A अपॉन P का जो रिमाइंडर है वो भी 0 आएगा. अगर P A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो P A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा. तो एग्जांपल लेके देखते हैं. अगर A स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली बाय 3, तो A भी कंप्लीटली डिवाइड होगा बच्चों 3 से. अब इसी थ्योरम की एप्लीकेशन की हेल्प से हम नेक्स्ट थ्योरम्स करते हैं. नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर. इस थ्योरम को हम लोग √2 को जब हमें इर्रेशनल प्रूव करना होगा तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे. मीन हम रॉन्ग अजम्पशन से प्रूव करेंगे. कैसे? हम अज्यूम करेंगे. क्या अज्यूम करेंगे बच्चों? हम लोग √2 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर के बारे में कल मैंने आपको बताया था. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि P एंड Q में कोई कॉमन फैक्टर है.
सपोज किया हम लोगों ने P एंड Q में कोई कॉमन फैक्टर है बच्चों, तो हम उसी कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं P एंड Q को, तो हमारे पास को प्राइम्स आएंगे A अपॉन B, मतलब A एंड B को प्राइम्स है। A अपॉन B कहाँ से आया? P अपॉन Q के रिड्यूस्ड फॉर्म है A अपॉन B। आप यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट्स कंसीडर कर सकते हो। तो अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग b स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। b स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? a स्क्वायर अपॉन 2। अब जो हम लोगों ने 1.2 थ्योरम रीड की थी, क्या रीड की थी? इफ 2 डिवाइड्स a square, then 2 divides a, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? a अपॉन 2 जो है उसमें भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं, जब हमने a को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आता है, कोई कांस्टेंट c। तो यहाँ से बेटा हम लोग अपने a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना आ गया? 2c। अब ये a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास कितना आएगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल, तो b स्क्वायर कितना आ गया बेटा हमारे पास? 2c स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से हम लोग c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, कितना आएगा? b स्क्वायर अपॉन 2। इतना करने के बाद एक बार मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देती हूँ। वेट अ मिनट। इसमें ना बस एक यही प्रॉब्लम होती है, बस इरेज करने में सारा टाइम खत्म कर देता है। ओके, तो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन से यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ये भी सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम लोग? इफ 2 divides b square, then 2 divides b। इसका मतलब क्या हुआ कि जो b है वो भी 2 से डिवाइड होता है, और इधर से हम लोगों ने क्या देखा था कि a है वो भी 2 से डिवाइड होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट 1 आ गई, ये हमारी स्टेटमेंट 2 आ गई। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट 2 इज कॉमन इन बोथ a and b। जो 2 है बेटा वो दोनों में, a और b दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो a और b को कोप्राइम नंबर कंसीडर कर लिया था। कोप्राइम नंबर मींस जिसमें अदर देन 1 कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 2 दोनों में कॉमन है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई। मतलब हम लोगों ने अज्यूम कुछ और किया था और प्रूव हम लोगों ने कुछ और कर दिया, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई। कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। क्यों अराइज हुई है बच्चों? ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन, ड्यू टू
a wrong assumption। अब हमारी assumption क्या थी? √2 रैशनल नंबर है, तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया? Hence we can write √2 is an irrational number। ओके अब इसी तरीके से बेटा, आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, एक और थ्योरम है 1.4। हमें उसमें प्रूव करना है कि √3 है वो इर्रेशनल नंबर है, वो इर्रेशनल नंबर है। तो हम सेम √3 को भी कैसे लिखेंगे? √3 को हम रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे, फिर हम √3 को P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम √3 को A/B की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास A और B क्या आ गए हैं? को-प्राइम्स आ गए हैं, को-प्राइम्स आ गए हैं। मतलब P/Q की रिड्यूस्ड फॉर्म हम लोगों ने A/B लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग B की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? A/√3 स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा? B² = A² आएगा। अब फिर से हमारी थ्योरम 1.2 लगेगी, क्या? If 3 divides A², then 3 divides A। तो हम A/3 को कोई कांस्टेंट C कंसीडर कर लेंगे। अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 3C आएगा। अब A की ये जो वैल्यू आई है, ये हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? B² = 3C²। तो B² कितना आ गया? 9। C² की वैल्यू निकाल लेते हैं, B² अपॉन 9। ओके ये वाला 3 मैं स्किप करके जा रही थी, अपॉन में 3, अपॉन में 3, ये वाला 3 इधर चला जाएगा, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। कितना आ गया? 3। तो C² हमारे पास क्या आ गया? B²/3। अब फिर से हमारे पास वही कॉन्ट्रडिक्शन आएगी बेटा, क्या? If 3 divides B², then 3 divides B। तो जो 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 1 है हमारे पास। From statement 1 and 2, what we can conclude that 3 is common in both A and B। अगर 3 है वो कॉमन है दोनों में, A और B में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। हम लोगों ने अज्यूम किया था कि A और B क्या है? हमारे पास को-प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये तो हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है कि A and B को-प्राइम्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है दोनों में, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्या थी बेटा हमारे पास? कि √3 जो था, एक सेकेंड, फिर से हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to a wrong assumption। Hence we can write √3 क्या है हमारे पास? एक irrational number है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ये वाली थ्योरम भी क्लियर हो गई होगी। ये थोड़ा सा मैंने स्पीड में इसलिए करवाई है क्योंकि ये सेम टू सेम प्रीवियस थ्योरम के जैसे है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या आप इसको कोई पॉइंट रिपीट करवाना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर समझ आता है आपके लिए ये सेशन वैल्यूएबल रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स घर बैठे ही सॉल्व हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।